शेगांव में संत गजानन महाराज के मंदिर में अब गर्भवती महिलाएं और 65 वर्ष से अधिक वृद्ध नागरिकों को भी दर्शन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेना जरूरी है। संत गजानन महाराज के मंदिर में दुनिया भर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस वजह से इस शहर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस शहर की हमेशा गुलजार रहने वाली गलियां भी वीरान हो गई थी। लंबे समय तक मंदिर बंद रहने से शहर के होटल मालिक हो या छोटे बड़े दुकानदार सभी संकट में आ गए थे। हालांकि बाद में संक्रमण कम होने पर राज्य सरकार ने मंदिर खोलने की अनुमति दी। सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए शेगांव संस्थान ने प्रतिदिन कम से कम 10,000 भक्तों के दर्शन करने का प्रयास किया है। हालांकि सरकार के नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सार्वजनिक स्थानों यानी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इस बीच अब जब सरकार ने सिनेमा घर, मॉल और अन्य स्थानों पर रियायतें दी है, तो शेगांव संस्थान ने भी गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों भी दर्शन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि कुछ प्रतिबंध है जो आवश्यक है। गर्भवती महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक दर्शन कराना चाहते हैं तो कोविड-19 का टीका लगवाना जरूरी होगा। जिन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं उन्हें ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पहले ई-पास लेना होगा, साथ ही अपना आधार कार्ड और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। 10 वर्ष से कम के बच्चों के दर्शन को लेकर सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण फिलहाल बच्चों के मंदिर में प्रवेश पर रोक है। अकोला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात में संचार बंदी 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अकोला में 25 नवंबर की सुबह तक के लिए संचार बंदी बढ़ाई गई है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अकोला में 17 नवंबर से 23 नवंबर तक शाम 6 बजे रात का कर्फ्यू लगाया गया था। इस बीच शहर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कर्फ्यू बढ़ाने के लिए उपविभागीय पुलिस अधिकारी की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार अकोला शहर में रात के कर्फ्यू को 2 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब अकोला शहर में 23 नवंबर की रात 10 बजे से 25 नवंबर की सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। आदेश में ये भी कहा गया है कि कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं और कोरोना टीकाकरण सत्र जारी रहेगा। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर मुंबई में एक सभा के लिए जा रहे थे। इस दौरान चिखली तहसील में बोराला फाटा के पास उनके वाहन को एक तेज रफ्तार दुपहिया ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दुपहिया सवार 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जख्मियों को औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती किया गया है। विशेष बात यह कि दुर्घटना के बाद रविकांत तुपकर ने खुद अपनी गाड़ी से जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। स्वाभिमानी किसान संगठन नेता रविकांत तुपकर के वाहन से टकराकर 2 बाइक सवार युवक जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रविकांत तुपकर सोमवार देर रात मुंबई जा रहे थे, तभी 2 युवक चिखली तहसील के बेराला फाटे के पास हाईवे पार करते हुए अचानक तुपकर के वाहन के सामने आ गए और टक्कर लगने से बाइक सवार 2 युवक जख्मी हो गए। रविकांत तुपकर ने दोनों युवकों को अपनी निजी वाहन से चिखली के निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनमें से एक की हालत गंभीर होने से उसे औरंगाबाद के सिग्मा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दोनों युवक चिखली तहसील के येवड़ा के रहने वाले हैं। इनमें से एक की पहचान तुषार परिहार और दूसरे की पहचान गजानन सोलंकी के रूप में हुई है। एसटी कार्यकर्ता विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस बीच एसटी कर्मचारियों ने अकोला शहर के डिपो नंबर 1 में होम हवन कर और डिपो नंबर 2 में शीर्षासन कर आंदोलन किया। एसटी महामंडल के राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल से बसों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब तक एसटी कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रखने के निर्णय पर कर्मचारी अड़िग है। इसी के साथ अब एसटी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। इसी कड़ी में एसटी को राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए और सरकार की सद्बुद्धि के लिए डिपो नंबर 1 में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने होम हवन किया और डिपो नंबर 2 में शीर्षासन करके कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान कर्मचारी हर दिन अभिनव आंदोलन कर सरकार के साथ साथ नागरिकों का भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।
आज आमचा संपाचा 17वा दिवस आहे. 17 दिवस उलटूनही आज सरकार आमच्याकडे लक्ष देत नाही आहे. आमच्या कुटुंबातल्या आज 40 जणांनी आत्महत्या केलेली आहे. कसं निर्दयी सरकार आहे हे. सरकारचं आमच्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही आज हे खाली डोकं वर पाय हे आंदोलन केलेलं आहे. अकोला, वाशिम, बुल्ढाना स्थानीय निकाय के महाविकास आघाड़ी के गोपी किशन बाजोरिया और भाजपा के वसंत खंडेलवाल ने सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना विधायक गोपी किशन बाजोरिया ने अकोला, वाशिम, बुल्ढाना स्थानीय निकाय चुनाव में लगातार 3 बार जीत हासिल की है। इससे पहले उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त था। चूंकि शिवसेना महाविकास आघाड़ी की मुख्य घटक पार्टी है, इसीलिए वे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सुनात वसंत खंडेलवाल को मैदान में उतारा है और खंडेलवाल और बाजोरिया के बीच मुकाबला होगा। आणि त्या विकासात्मक दृष्टिकोन आणि जे काही संबंध आणि पारिवारिक संबंध यांच्याशी होते विकास कामासोबत, त्याच भरोशावर त्यांनी हिंगोली आणि परभणीमध्ये सुद्धा विप्लव गोपी किशन बाजोरियांना निवडून आणला। हेच मतदारसंघ तिथं होता आणि तेच मतदारसंघ इथं होता। ही कामाची माझी पावती आहे। आता 18 वर्ष पूर्ण झालेले आहे। पुन्हा महाविकास आघाडीतर्फे माननीय पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी ही उमेदवारी दिली आणि मी ज्यावेळी मागील 3 निवडणुका लढलो त्यावेळी आमचे मतं 20% होते आणि 80% मतं समोरचे होते। त्यावेळी मला 300च्या वरची लीड आहे। यावेळी तर 821 मतं आहेत। विरोधकांचे मतं 225 आहेत आणि आमचे 590च्या जवळपास मतं आहेत। क्लिअर कट डिमार्केशन आहे, हॅट्रिक झालेली आहे। चौका मारण्याचा प्रयत्नच नव्हे तर तयारी झालेली आहे आणि हा चौका बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मारायचा आहे। म्हणजे काय, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला तर कोणी कॅचही केला तर आउट त्याला कन्सिडर करता येत नाही। मग हा चौका नाही, हा छक्का बाहेर जाणार आहे आणि महाविकास आघाडीच्या बहुमताने ही निवडणुका 100% विजयी होणार आहे। हा खात्रीच नव्हे तर पूर्ण खात्री आहे। या अकोला, बुलढाणा, वाशिम विधान परिषद मतदारसंघामध्ये स्थानिक स्वराज्याच्या माननीय विद्यमान आमदार आणि उद्या होणारे आमदारसुद्धा गोपी किशन बाजोरिया यांनी पराक्रम करून दाखवलेला आहे। मागच्या निवडणुकीत मी स्वतः इथं प्रभारी होतो आणि त्यांनी विक्रमी मतं द्यायला सुद्धा घेतली। खरं तर तेव्हा आमच्याबद्दल महाविकास आघाडीतील घटक नव्हते। आज किती ताकद आहे तर महाविकास आघाडीचे सर्व म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि अन्य पक्षसुद्धा आमच्या सोबत आहेत। आदरणीय मुख्यमंत्री नामदार उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचे आशीर्वाद घेऊन शिवसेनेच्या वतीनं आमचे गोपी किशन बाजोरिया या निवडणुकीत उभे राहिलेत। त्याला आदरणीय शरद पवार साहेब, आदरणीय राहुल गांधीजी, सोनिया गांधी यांचे आशीर्वाद आहेत। बाळासाहेब थोरात आहेत तिथे किंवा अजितदादा पवार आहेत, हे सगळेजण मिळून ही निवडणूक आम्ही लढवणार आणि आत्ता मागच्या निवडणुकीचा जो काही पराक्रम केला आहे तो स्वतःचाच पराक्रम स्वतःच मोडणार इतक्या जोरदारपणे या ठिकाणी निवडणूक होईल आणि बाजोरिया प्रचंड मोठ्या मताधिक्यानं या विधान परिषदेत निवडून येतील असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। इस स्थानीय निकाय चुनाव में कुल 821 वोट और बीजेपी के पास 224 वोट है। कांग्रेस 190 मतों के साथ दूसरे स्थान पर है। शिवसेना को 130 वोट, एनसीपी को 76 वोट के साथ महाविकास आघाड़ी के पास 396 वोट है। निर्दलीय मतों की संख्या 171 है। चूंकि वंचित बहुजन गठबंधन के पास 75 वोट है, ऐसे में अब हर कोई सोच रहा है निर्दलीय और वंचितों का रुख अब किस तरफ होगा। अकोला और तेल्हारा पंचायत समिति के सभापति का चुनाव पंचायत समिति स्तर पर सोमवार को हुआ। उज्ज्वला हेमराज पांडे को तेल्हारा पंचायत समिति के लिए चुना गया है और राजेश सावकार को बिना किसी आपत्ति के अकोला पंचायत समिति के लिए चुना गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नामांकन पत्रों की वितरण और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की गई। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया वास्तव में दोपहर 3 बजे हुई। अकोला पंचायत समिति के कुल 20 सदस्य हैं। इनमें से 11 सदस्य वंचित पार्टी के हैं। तेल्हारा पंचायत समिति के 16 में से 10 सदस्य वंचित के हैं। हालांकि विपक्ष द्वारा समय पर नामांकन पत्र वापस लेने के कारण वंचितों ने 2 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। तेल्हारा पंचायत समिति के लिए उज्ज्वला हेमराज कालपांडे, जबकि अकोला पंचायत समिति के लिए राजेश सावकार बिना किसी आपत्ति के निर्वाचित हुए हैं।
महाविकास आघाड़ी ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ये सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल में विफल रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष और विधायक रणधीर सावरकर ने भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सरकार पर सभी मोर्चों पर सफल नहीं होने का आरोप लगाया। भाजपा के जिलाध्यक्ष रणधीर सावरकर ने पत्रकार परिषद आयोजित कर सरकार पर तीखा वार किया है। सावरकर ने कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक किसानों को फसल मुआवजा और फसल बीमा प्रदान नहीं किया है और नुकसानग्रस्त इलाके का सर्वे करने में भी सरकार विलंब कर रही है। साथ ही ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण के मुद्दे को हल कराने में सरकार विफल रही है। पिछले कुछ दिनों से चल रहे एसटी कर्मचारियों के प्रश्न भी अभी तक नहीं सुलझा पाई है, जिससे आम नागरिकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक प्रकाश भार्साकळे, मेयर अर्चना मसाने, नगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, पार्षद वैकुंठ धोरे भी उपस्थित थे। शेतकरी, शेतीवर अवलंबून असणारा उद्योग आणि शेतमजूर, कष्टकरी समाज या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारच्या वसुलीचे जे मंत्री आहेत यांना गर्भित इशारा देण्यासाठी ही प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही घेतली होती, पत्रकार परिषद। आजपर्यंत निवेदनाच्या माध्यमातून विधिमंडळात अनेक आयुधाचा वापर करून प्रश्न उपस्थित करायचा प्रयत्न केला। सरकार जागा व्हायला तयार नाही आणि म्हणून गर्भित इशारा देण्यासाठी प्रेस कॉन्फरन्स होती की येणाऱ्या दिवसात रस्त्यावर उतरून सरकारला शेतकऱ्यांचं दायित्व स्वीकारावंच लागेल। त्याविषयी आम्ही आज इशारा दिलेला आहे। पुढचं आम्ही कसं वाटचाल करावी ये सरकार के निर्णयावर अवलंबून। केंद्र और राज्य सरकार विकलांगों को विभिन्न योजनाएं प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जनता में जागरूकता की कमी के कारण गरीबों और वंचितों तक नहीं पहुंच पाती है। कई वर्षों से निःशक्त जनों के लिए बहुमूल्य कार्य कर रहा जागर फाउंडेशन नेत्रहीनों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पेशेवर सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें अमूल्य सहायता प्रदान कर रहा है। जागर फाउंडेशन ने अकोला में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में नेत्रहीन लोगों को मदद प्रदान की गई। इस वर्ष फाउंडेशन ने रद्दी संग्रहण से प्राप्त आय से 35 दृष्टिबाधित लोगों को व्यावसायिक साहित्य वितरित किया है। खास बात यह है कि फाउंडेशन हर साल रद्दी जमा कर निराधारों को दिवाली के मौके पर खुशियां मुहैया करते आए हैं। जागर ने इस वर्ष 18.4 टन रद्दी एकत्रित की है। इस दौरान रद्दी और पैसे के जरिए राज्य भर से करीब 400 लोगों ने फाउंडेशन में योगदान दिया है। यावर्षी असं ठरलं की असे दृष्टीहीन बांधव आहेत, या दृष्टीहीन बांधवांना त्यांची जी दिवाळी आहे ती आपण त्यांना ते जे विक्री करत असलेल्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या वस्तू जर आपण त्यांना या पैशातून घेऊन त्या जर त्यांना पुरवल्या तर ते त्याचा जो काही त्यांना फायदा आहे तो फायदा त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी होईल आणि कोरोनामध्ये या परिस्थितीमध्ये जे काही त्यांच्यावर हानी झालेली आहे ते सुद्धा भरून निघेल या दृष्टीनं यावर्षी आपण हा उपक्रम राबवत आहे। आणि सांगायची विशेष म्हणजे गोष्ट राज्यातल्या महाराष्ट्रातल्या 24 जिल्ह्यांमधल्या जवळपास 400च्या वर लोकांनी जे काही योगदान रद्दी स्वरूपात किंवा पैशांच्या स्वरूपात केलं त्या योगदानातून जे साहित्य घेतलं ते साहित्य त्यांना आज रोजी या ठिकाणी आम्ही वितरित करणार आहोत आणि या माध्यमातून त्या गरजवंतांची दिवाळी आम्ही साजरी करत आहोत। यूसीएन न्यूज़ के अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।